अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सबके लिए दीदा और दिल फरशेरा, एक खूबसूरत सा नावलेट आप सबके लिए जिसका नाम है चलो जाने दो। राइटर सुमेरा हमीद। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। बड़े हालनुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। ये इस घर का सबसे बड़ा, गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक तरफ खाने की मेज़, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के ऐन सामने कारपेट पे फ्लोर कुशन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सब गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले महाज ने लड़कियों के नाना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। इसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी आलात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियाँ इंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तारीफ़ी कलमात से नवाज चुका था। माज भाई, जाते हुए आतिशदान अपने साथ ले जाइएगा। जरार ने भरपूर संजीदगी से कहा। हाँ, सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूँ। इसे जलाएंगे कब? नमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के मौसम ख़तरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेज़ी से बदल भी रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेज़ी से बदल सकता है और कराची में बर्फ़बारी हो सकती है। आप संजीदा हैं? हिरा हैरान हुई। बिल्कुल। इनके चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का सा संजीदापन है। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप। माँ को न जाने क्यों गुस्सा आया। देख लेना, ऐसे ही होगा। हम जिंदा होंगे तब ना। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसल कर माँस के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से मुंह खोलकर सारी मुंह में डाल ली। 1 माह पहले माँस का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सब्ज़ पहाड़ों के बर्फ़पोश पहाड़ों में ढलने के किस्से इसने ऐसे और इतने मज़े ले लेकर सुनाए कि माज़ से रहा न गया। लाहौर से खालाजात शामिल और अफ़ान को, मामूजात जरार, हीरा और नमल को, और पिंडी से मदीहा को जो इसके सबसे छोटी खाला की 15 साला बेटी थी, उसे अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल नहीं हम। मैं अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं आपसे कम पागल हूँ। जरार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था, या इसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे। तो मिलाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है। छोड़िए इन्हें। मेरा बताएं, क्या मैंने कुछ कहा? उफ़ की। तुमने क्यों उफ़ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान वहसान मत जिताएं प्लीज़। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई, रिहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकाल कर छिलका जरार की तरफ फेंका। वाह मदीहा, क्या गप मारी है। माहौल को गरमा दिया तुमने। शामिल और अफ़ान, ज़रा खिड़कियाँ तो खोल दो। क्यों? मदीहा चिढ़ गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तमहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि उनके भाई और तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यू मरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते फिरते हैं। एक लंबी हूँ के बाद, जिसमें नागवारी भी शामिल थी। तुम्हारे पापा को रेस्ट हाउस याद आया, और तुम्हारे चचा जो ईशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बमुश्किल तमाम इनके घर के 4 अफराद से रब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। तो आप इन चारों में से किसी एक को कहते ना कि चचा जान से बात करवा दें। जरार मदीहा के चचा से मुतालिक गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने पापा को ज़रूरतन भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने एक आँख दबाकर जरार को वजाहत दी। मिल तो गया ना फ्री में रेस्ट हाउस? मदीहा इतरा कर बोली। हाँ मिल गया भाई। एक लंबी हदायत, ज़रूरियात, एहतियातात, इम्कानात। जरार ने रुक कर सांस लिया और फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद रेस्ट हाउस कदरे नशीब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियाँ, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियाँ, फिर कच्चा पक्का रास्ता और किनारे पर मज़ीद 10 कदम सीढ़ियाँ, फिर 3 कमरों की नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नज़र भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकाल कर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ़ पे अपना पहला कदम रखा, जैसे चाँद पर नील ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी बर्फानी इलाके में। रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते माज अंदर से जब्बार को बुलाकर लाया, जो अपने साथ कोदाल और एक पतला डंडा लेता आया। कोदाल से इसने सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ़ बुरी तरह जम चुकी थी। बमुश्किल 2 कदम की एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका।
लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज़ और लॉन्ग कोट संभालती जब्बार का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगीं और जाते जाते 3-4 बार मज़े से फिसलीं। फिल्मों में तो हीरोइन मज़े से डांस करती रहती है बर्फ़ पे, हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? नमल ने गिर के उठते हुए कहा, यह पाकिस्तान की बर्फ़ है शायद इसीलिए, और वो यूरोप की होती है। एक तो हर अच्छी चीज़ यूरोप में ही है। नमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार उनके फिसल जाने पर जब्बार मज़ाक के ख़ेज़ अंदाज से हंसने लगता। वो घर का कुल वक्ती मुलाजिम था। रात को इसके खर्राटे सुनकर शामिल और नमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा दहाड़ रहा है। इसकी हंसी और खर्राटे एक जैसा ही रिदम खुद रखते थे। बर्फ़ पर ऐसे चलता जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। मास के नज़दीक वो एक बर्फ़ानी बदरू थी जो ख़ास बर्फ़ानी इलाकों में पाई जा सकती है। पता ही नहीं चला, एक हफ़्ता गुजर गया। अफ़ान कम बोलता और सबसे ज़्यादा मज़े करता था। हफ़्ता गुजर जाने का दुख इसे ही ज़्यादा था। मास, जर्रार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में घुस के बैठ जाएं। कराची के रिहायशी तो बावले ही हो जाते हैं यहाँ आकर। मदीहा ने मास से अपना बदला लिया। पिंडी के रिहायशियों को ये मौका भी नहीं मिलता। वापसी कब है? हीरा के सवाल पर अफ़ान ने इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्से से घूर के देखा। ख़बरदार, जो किसी ने वापसी का नाम लिया। माज ने उंगली उठाकर सबकी तरफ बाकायदा लहरा कर कहा ताकि सब देख लें अच्छी तरह। घरों से फ़ोन आए तो कहो कि आवाज़ नहीं आ रही, ज़्यादा आए तो फ़ोन बंद कर दो, बंद फ़ोन भी बजने लगे तो फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाई नहीं, अब बच्चे खुद आ गए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल जो काफ़ी देर से मूँगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुँह में डालकर फंसी फंसी आवाज़ में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहो। सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ़ पे फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊँट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, इधर उधर गुम हो जाओ, और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कि जाना कब है। मैंने तो मोबाइल ऑफ़ कर दिया 2 दिन से। मुझे नहीं चाहिए भाई सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जर्रार ने संजीदगी से पूछा। माज ने सिर्फ घोरने पर इक्तफ़ा किया। रात का खाना खाने से पहले वो सब बाहर का एक चक्कर लगाए थे। माल रोड पर वो एक बार जाकर बार बार जा रहे थे। सब कुछ इनके लिए नया था और वो सब भरपूर एंजॉय कर रहे थे। हर बार नई से नई चीज़ दरियाफ्त कर लेते। बर्फ़ से ढके छोटे बड़े घर, धुंध में लिपटे पहाड़ और दरख्तों और बर्फ़ से ढके रिहायशी घर, कभी नीचे तो कभी ऊपर, एकदम सीधी और अचानक से तंग और पतली गलियाँ। इस दिन वो सब दरियाए नीलम गए। दोपहर का खाना वहीं खाया और रात का खाना खाने सरे शाम ही मॉल पर आ गए। जर्रार और मास का मुश्तरका ख्याल था कि माल रोड से बेहतर जगह तफरीह के लिए और कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। जर्रार ने दूर ही से हाथ सर तक ले जाकर हाँक लगाई। पूरे पागल लगते हो। मदीहा को इसकी ये हरकत बुरी लगती थी। सलाम करना पागलपन है? वो हैरान हुआ। मस्खरे लगते हो पूरे, देखो। वो खान साहब भी हंस रहे हैं। हाँ, तो मैं आई ही दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए हूँ। माज ने सबको बड़ी बड़ी आइस कैंडी लेकर दी। वाह! कैंडी खाते खाते हर 2 मिनट बाद माज के मुंह से निकलता। माल पर चलते चलते लोगों का रश इंतहाई हद तक बढ़ गया। होटलों के एजेंट हर नए आने वाले के पीछे भागते, हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटते। वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ लड़कियों के ग्रुप्स थे। इस मौसम में बूढ़े तो खैर क्या निकलते, कपल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर का ताल्लुक़ मरी, पिंडी, इस्लामाबाद और करीब की दूसरे इलाकों से था। लड़कों का एक ग्रुप इन ट्रालियों को, जो वहाँ आने वालों को सामान, बच्चों या ज़ईफ़ अफराद को किराए पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक बैठता एक घसीटता। पिछले आधे घंटे से वो माल पर यही तमाशा कर रहे थे। साथ बेहुदा हो हा हा अलग से चलने फिरने वाले बुरी तरह बेजार थे इनके इस बेढंगे शौक़ से। माल से ज़ेरे ज़मीन मार्केट एक दुकान से चपली कबाब और दूसरी दुकान से कढ़ाई खाकर वो शॉपिंग के इरादे से इधर उधर दुकानों का जायज़ा लेने लगे। मास पहले ही कह चुका था, जो फारिग होता जाए गाड़ी के पास आता जाए। गाड़ी वहाँ से काफ़ी दूर पार्क थी। मास जहाँ तक सहूलत से ड्राइविंग कर सकता था वो वहाँ तक करके गाड़ी पार्क कर देता था। इन गोल गोल बल खाती सड़कों पर वो गाड़ी नहीं चला सकता था। हीरा एक दुकान में काफ़ी देर से कुर्ते देख रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि कुर्ता ले या ज्वेलरी। वो चाहती थी अपनी दोस्त के लिए एक जैसी चीज़ें ले ले। बाहर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। माल पर अफरा तफरी सी शुरू हो गई थी। हीरा ने सर बाहर निकाल कर देखा। पहली बर्फ़बारी उन्होंने रेस्ट हाउस में देखी थी और दिल खोल कर मज़ा लिया था। इसने जल्दी से अपना बैग चेक किया।
اس کے پاس پیسے کم تھے. کچھ دیر پہلے نمل اس کے ساتھ اس دکان پر مختلف چیزیں چیک کر رہی تھی. اب وہ غائب تھی. باہر نکل کر اس نے ایک دو دکانوں میں جھانک کر مدیحہ کو دیکھا. نہ وہاں مدیحہ تھی اور نہ ہی کوئی اور. گروپ کی صورت تو انہوں نے پہلے بھی کبھی شاپنگ نہیں کی تھی. کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں. بیٹا آپ مال کی کسی ہوٹل میں رہائش پذیر ہو؟ وہ کرتوں والی دکان پر واپس آئی کہ ایک دو ہی خرید لے. جب کام کرتے بزرگوار نے پوچھا. نہیں. اس نے سر نفی میں ہلایا. مال پر برف باری کا ہلہ گلہ انتہا کو پہنچ چکا تھا. اسلام آباد سے آئی ہو تو جلدی نکل جاؤ. برف باری میں سڑک پر پھسلن کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتے ہیں. اور اسلام آباد کے لیے نفی میں سر ہلاتی اگلی بات سنتے ہی تیزی سے باہر کی طرف لپکی. باہر بھی افراتفری کا ہی عالم تھا. اس کا فون بھی بج رہا تھا لیکن تیزی سے قدم جما کر چلتے ہوئے وہ بیگ میں سے فون نہیں نکال سکتی تھی. مال پر گاڑیوں کی لمبی لائن اسے نظر آ گئی. گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور. اچانک یہ منظر کچھ کا کچھ ہو گیا. اچانک سے گاڑیوں کے درمیان سے وہ بمشکل آگے بڑھنے لگی. کہاں ہو؟ جلدی آؤ. مسلسل بجتے فون کو اس نے ایک جگہ رک کر سنا. آ رہی ہوں. وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کرنے لگی. مین سڑک اس نے عبور کر لی. ابل کھاتی گول مری کی طرف جانے والی سڑک جس کے ایک طرف پہاڑ تھا، درمیان میں انتہائی کنارے پر برف تھی. وہ چلتی کہاں برف کے اوپر. جیسے تیسے کر کے کنارے کنارے چلنے لگی. گاڑیوں میں بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. چلنے والوں میں سے وہ اکیلی لڑکی تھی جو جلدی میں تھی اور بوکھلائی ہوئی بھی اور پریشان بھی. جلدی آؤ ہیرا. ماں اس کی چوتھی بار کال آئی. سب آ چکے ہیں، ایک تم ہی نہیں آئی. کہاں ہو تم؟ فوجی ہمیں یہاں سے جلدی نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ راستہ کلیئر کروا رہے ہیں. میں گاڑی آگے لے کر جا رہا ہوں. تم ذرا تیز تیز چلو. وہ تیز کہاں سے چلتی؟ 2 بار پھسل چکی تھی. گاڑیاں آگے پیچھے پھنسی کھڑی تھیں. لگتا تھا اب ہر شخص کو جانے کی جلدی ہے. ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی. رکی ہوئی ٹریفک میں کبھی کبھی برائے نام حرکت پیدا ہو ہی جاتی. شاید راستہ آگے سے جام تھا. پھر ان میں تھوڑی سی زیادہ حرکت نظر آنے لگی اور گاڑیاں آگے پیچھے تیزی سے حرکت کرنے لگی. اب تو وہ سڑک پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتی تھی. ناچار وہ برف کے ڈھیر پر بیٹھ گئی. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑا بہت جتنا راستہ ملتا تھا چلنے لگی. عجیب مشکل تھی. بیگ میں رکھا فون بار بار بج رہا تھا. اندھیرا گہرا ہو گیا تھا. اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور الجھ کر پیچھے جا گرے گی. گو کہ وہ ایسی خطرناک کھائیاں نہیں تھی، پھر بھی گرنے کا خوف الگ تھا. اچانک ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور وہ خوف سے بری طرح گر پڑی. برف کے ڈھیر میں شاید کوئی ٹھوس چیز دبی ہوئی تھی جو اس کی کمر پر بری طرح لگی. اٹھ کر سنبھلنے پر درد کی ایک تیز لہر اس کی کمر میں اٹھی. دھماکے کی آواز سے آسان الگ خطا تھے. گاڑیوں میں سے لوگ نکل نکل کر سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے. ہیرا تم ٹھیک ہو؟ ماں اس کی گھبرائی ہوئی آواز اسے فون پر سنائی دی. وہ رونے لگی اور وہ گھبرا گیا. 2 گاڑیاں الٹ گئی ہیں. کیا؟ وہ درد بھول کر چلائی. ہاں، تم تو حادثے والی جگہ کے پاس نہیں ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ مجھے نہیں معلوم. میں برف پر بیٹھی ہوں. میں گر بھی گئی. کمر میں درد ہے بہت. آگے جانے کا راستہ بھی نہیں. آپ کہاں ہیں؟ لگتا ہے تم اس جگہ سے کافی دور ہو جہاں گاڑیاں الٹی ہیں. تم وہیں بیٹھی رہو، میں کچھ کرتا ہوں. میں نے باقی سب کو ریسٹ ہاؤس بھیج دیا اور میں اکیلا یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے سے کافی دیر ہو گئی. افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا. ریسکیو ٹیم آ چکی تھی. وہ لوگ مستعدی سے ادھر ادھر مصروف ہو گئے. وہ لوگوں کو گاڑیوں میں پرسکون بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے. پیدل اور گاڑیوں دونوں کے لیے آگے جانا ناممکن تھا. میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ایک فوجی اس کے پاس آیا. نہیں، اس نے رونی صورت لیے کہا. میں گر گئی ہوں اور مجھے وہاں جانا ہے. اس نے ہاتھ سے بلاک سڑک کی طرف اشارہ کیا. میری فیملی وہاں ہے اور میں یہاں اکیلی ہوں. فوجی نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا. وہاں 2 گاڑیاں الٹ چکی ہیں. جب تک کرین نہیں آتی سڑک کلیئر نہیں ہوگی. کب آئے گی کرین؟ اسے لگا یہی کوئی 15-20 منٹ تک آ جائے گی. کل تک شاید یہ سڑک کلیئر ہو. کل تک؟ وہ چلائی. جلدی سے وہاں اس کو فون کیا. ساری صورتحال بتائی. وہ الٹا خود پریشان ہو گیا. فوجی لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں. لوگ گاڑیوں میں ہیٹر آن کیے بیٹھے ہیں. پٹرول ختم ہوتے ہی ہیٹر بند ہو جاتے ہیں اور ان کی گاڑیاں بنا پٹرول کے وہیں بند کھڑی رہتی. وہ بار بار انہیں یہی سمجھا رہے تھے کہ گاڑیوں میں لاک رہنے سے ان میں غنودگی طاری ہونے کا خطرہ تھا. ہیٹر بند ہوتے ہی نیند میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ. لوگ گاڑیاں لاک کر کے مال روڈ کے ہوٹلز کی طرف بھاگے. حسب معمول مال کے ہوٹلز ایسے ہی کسی واقعے کے انتظار میں تھے. انہوں نے موقع دیکھتے ہی کرائے 5-6 گنا بڑھا دیے. وہ ٹوٹے پھوٹے کمرے جن کے کرائے سردیوں میں 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اب 7-8 ہزار ہو گئے تھے. لوکل ویگنوں اور ٹیکسیوں میں بیٹھے لوگ زیادہ پریشان تھے. بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور کمر کا درد الگ.
नहीं, इसने साफ कहा। इसके होंठ नीले हो गए थे और रोने से आंखें सुर्ख। इधर आए मेरे साथ। वो इनके पीछे पीछे चलती एक फौजी जीप तक आई। यहाँ बैठिए। वहाँ 3-4 खवातीन पहले से ही मौजूद थी और गर्म दूध पी रही थी। एक कप हीरा को भी दिया। आपका नाम क्या है बेटा? हीरा। इसकी आवाज़ बुरी तरह काँप रही थी। हीरा बेटा, परेशान मत हो, मैं डॉक्टर खावर हूँ। मेरी कमर में दर्द है, मैं गिर गई थी। ओह, ठंड की वजह से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा। मैं आपको पेन किलर नहीं दे सकता जब तक अच्छी तरह से चेकअप ना हो जाए। आपकी फैमिली? इसने सर से ब्लॉक सड़क की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ अकेली हूँ, इस तरफ। वहीं वो लोग हैं। वो समझ गए। परेशान मत हो बेटा। एक तो बच्चे, आप लोग किसी की बात नहीं सुनते। कब से अलर्ट दे रहे थे कि इस मौसम में घरों में रहें। मैं लाहौर से आई हूँ बेटा। रात तक तो ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। आप अकेली हो, होटल भी नहीं जा सकती। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है। ये 5 लोग मेरे साथ जा रहे हैं, आप भी चलें। यहाँ मुझे सब जानते हैं, करीबी मेरा अस्पताल है। आप अपनी फैमिली से पूछ लें। इसका तो थोड़ा बहुत चलता दिमाग भी माउफ हो चुका था। अगर माज वगैरह कुछ ना कर सके तो वो क्या करेगी? इसने माज को फ़ोन किया, सारी सूरत हाल बताई। फिर माज की डॉक्टर खावर से बात करवाई। ठीक है, तुम जाओ इनके साथ। माज ने 5 मिनट इसे होल्ड करवाने के बाद कहा, मैंने यहाँ खड़े फ़ौजियों से उनके बारे में पूछा है, सब जानते हैं इन्हें, वो काबिल इंसान है। तुम जाओ इनके साथ। मेरा तुम्हारे पास आना नामुमकिन है। मैंने साथ लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर खावर ने इन 5 अफराद की तरफ इशारा करके एक फ़ौजी अफसर को बताया। काफ़ी देर चलते रहने के बाद डॉक्टर खावर के घर पहुँचे। खाना खिलाकर उनकी मुलाजमत जन्नत, हीरा और एक दूसरी औरत को एक कमरे में ले आई। बाकी लोग हाल में लगे बिस्तर पर पहले ही ढेर हो चुके थे। बेड पर गिरते ही वो सो गई। इसकी कमर बहुत दुख रही थी। गरमाइश मिलते ही दर्द कम होने लगा। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर वॉशरूम तक ही चली जाती। वो इतनी गहरी नींद सोई जैसे अपने बेडरूम में हो। इसकी आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। फ्रेश होने के बाद वो कमरे से बाहर आई। घर में बहुत से अफराद की मौजूदगी के आसार नज़र आ रहे थे। वो किचन में आ गई। घर बहुत बड़ा, खुला और कुशादा था। आतिशदान बहुत बड़ा और कदीम तर्ज का था। लाउंज के एक तरफ किचन, दूसरी तरफ हाल नुमा कुशादा कमरा था। हाल के साथ ही आगे पीछे 2 कमरे बने हुए थे। ये लें आपका नाश्ता। इसके किचन में आती जन्नत ने ट्रे टेबल पर रखी। सिके हुए टोस्ट, आमलेट और जैम था। चाय पियोगी या कॉफ़ी? वो पूछ रही थी। सारा किचन उल्टा पुल्टा था। इस्तेमाल शुदा बर्तनों का एक ढेर जमा था। जन्नत की शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत थक चुकी है। मैं नाश्ता करके मदद करवाती हूँ, इसने पेशकश की। शुक्रिया बीबी। वो साथ वाली कुर्सी पर ढह गई। 25 लोगों को नाश्ता करवाया। और लोग आए थे रात? वो हैरान हुई। लड़के थे काफ़ी सारे, नाश्ता करके चले गए। लाउंज में सोए थे रात को। रास्ता खुल गया? वो खुश हुई। नहीं, अभी नहीं, बाहर निकल कर तो देखें कितनी बर्फ़बारी हुई है। अच्छा। जन्नत फिर से किचन समेटने लगी। हीरा ने भी उठकर इसकी मदद करवाई। अपने घर में इसने कभी बेड कवर तक ठीक नहीं किया था, लेकिन जन्नत को देखकर इसे एहसास हुआ कि दूसरों के लिए बेलौस खिदमत करना कितना अहम है। हीरा इससे मुतासिर हुई थी। जन्नत के साथ मिलकर इसने सारा घर साफ़ किया। रात को इसके साथ आने वाली औरतें हाल में मौजूद थीं। बाकी माल घर की निस्बत ज़्यादा गर्म था। जन्नत के साथ मिलकर इसने खाना बनाया भी और सबको खिलाया भी। बीबी, मैं सोने लगी हूँ, बहुत थक गई हूँ, आप भी सो जाएं। चाहे तो हाल में आ जाएं या इसी कमरे में चली जाएं। नमल माज वगैरह से तफसीली बात करने के बाद वो फ्रेश हो गई। कमर का दर्द भी ठीक था। कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर वो घर के पिछली तरफ आ गई। बाहर में तो यकीनन ये घर के लॉन का खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। बर्फ़ से ढका लॉन बहुत ही बड़ा था। बाहर का मंजर देखकर हीरा ने एक लंबी सांस ली। बर्फ़ पे कदम जमा कर चलने के बावजूद 2 बार फिसल चुकी थी। तीसरी बार वो फिसली तो 10 फीट तक फिसलती ही चली गई। वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। ख़ुद को फिसलने से रोकने के लिए इसने बर्फ़ को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और धड़ाम से एक गड्ढे में जा गिरी। इतने तकलीफ़देह अंदाज में गिरने पर इसकी अच्छी खासी चीख निकल गई। इसका सांस बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। गिर कर संभलते ही इसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गड्ढा काफ़ी गहरा था। उछलकर इसने गड्ढे से बाहर देखना चाहा, मगर नाकाम। किनारे को पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, वो भी नाकाम। इसकी गिरफ्त किनारों पर मौजूद बर्फ़ पर जम ही नहीं पा रही थी। एक बार वो गड्ढे से तकरीबन आधी ऊपर आ चुकी थी कि फिर नीचे। इसी लम्हे इसने कुछ फासले पर किसी को देखा। शायद नज़र का धोखा था। पूरी तरह देखने से पहले फिर धड़ाम से गिरी। शायद धुन में लिपटी कोई चीज़ थी। वो दुआ मांगने लगी कि वो जन्नत ही हो। जन्नत, जन्नत, लेकिन जन्नत नहीं आई।
5वीं कोशिश में फिर आधी बाहर निकल आई। इस बार 2 अदद पाँव इसके बाहर निकलते हाथों से ठीक थोड़े ही फासले पर खड़े नजर आए। इसके आधा बाहर निकलते ही वो दूर हो गए कि मुबादा वो इन्हें ही न पकड़ ले। जब वो दोबारा वापस गिरी तो इसे शदीद गुस्सा आया उस पर जो बाहर था लेकिन उसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई है? वो चिल्लाई। कौन है बाहर? हेल्प! वो एक एक लफ्ज़ को खींच खींच कर चिल्लाने लगी। इस बार इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश भी तर्क कर दी क्योंकि इसका बाहर निकलना नामुमकिन था। आखिर तुम्हें कितनी और हेल्प चाहिए? गड्ढे के किनारे एकदम वो लंबा तड़ंगा शख्स भाप उड़ाता मग थामे नमूदार हुआ। इसके अंदाज में तमस्खुर था और इससे पहले शायद वो हंसता भी रहा था। हीरा की नज़रें इस पर टिक गईं। बताओ और कितनी मदद चाहिए? वो किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया जैसे सैफुल मलूक में मछली तलाश कर रहा हो। इसने मग से घूंट भरा। तुम शहरी लोग खुद को समझते क्या हो? टॉम क्रूज़ या जेट ली बहुत पसंद करते हो एडवेंचर। हीरा को शहरी लोग पर हैरत हुई। तो क्या मरी गांव है? चलो फिर निकलो यहाँ से, छलांग लगाओ और साबित कर दो खुद को। 25वीं कोशिश में भी तुम यहाँ से निकल आई तो मैं चाय पीना छोड़ दूँगा। चलो शाबाश, करो कोशिश। वो इसे पुचकारने लगा और साथ ही उठकर 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। शट अप! हीरा इतना ही बर्दाश्त कर सकती थी। शट अप! इसने हैरानी लिए इसके ये अल्फाज दोहराए और ऐसे ही किनारे पर आकर बैठ गया जैसे अपनी हंसी और हैरत दबा रहा हो। मैंने तुम्हें गिराया। मैंने कहा था घर से इस ख़राब मौसम में निकलो और यहाँ घूमने चली आओ। न्यूज़ चैनल अलर्ट दे दे कर थक चुके हैं लेकिन शायद तुम्हें इस बर्फ़ानी मौसम में बर्फ़ानी रीछ की तरह गश्त करने का जुनून है। वहाँ से निकाल कर पापा तुम्हें यहाँ लाए। वही तुम्हारी जेटली टाइप की रूह तुम्हें फिर घर से बाहर ले आई और तुम इस गड्ढे में आ गिरी। 2 बार फिसल कर संभली मगर फिर भी वॉक करने से बाज नहीं आई। जब बर्फ़ पर चल नहीं सकती हो तो चलती क्यों हो? अगर मैं तुम्हें खिड़की से ना देख रहा होता तो तुम यहीं पड़े पड़े ठंड से अकड़ जाती और तुम्हारी अकड़ी हुई लाश वही तो तुम्हारे घर जाती और तुम्हारी वो जन्नत जन्नत हेल्प हेल्प की आवाज़ें यहाँ से 15 फीट से आगे सुनाई नहीं दे रही। और घर बहुत दूर है और जन्नत इससे भी बहुत ज़्यादा फासले पर। तुम शहरी लोग कभी बर्फ़ नहीं देखी तुमने? बर्फ़ देखते ऐसे पागल हो जाते हो जैसे इंग्लिश मूवीज़ में भेड़िए चांद के निकलते ही हो जाता है। हीरा इसे ही देख रही थी और इसे देख ही सकती थी। निकलो अब। वो बदतमीज़ अब भी चुप नहीं हुआ था, साथ साथ चाय की घूंट भी ले रहा था। अच्छा, अगर मेरे सामने नहीं निकल सकती तो मैं चला जाता हूँ। और वो कहती चला भी गया। एक बार फिर हीरा ने बमुश्किल सर निकाल कर बाहर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। बदतमीज़! हीरा बेबसी से खड़ी कुछ होने का इंतज़ार करने लगी। ये लो चार्लीज़ एंजल्स। इसने लकड़ी के चौड़े तख्ते को गड्ढे में नीचे से ऊपर की तरफ आड़ा रखा। वो इसके जाने का इंतज़ार करने लगी कि वो जाए तो वो ऊपर आए। इसके सामने वो बाहर नहीं आना चाहती थी मगर वो मज़े से वहीं खड़ा रहा। नाचार हाथों और पैरों की मदद से बिल्ली की तरह चलती वो बाहर आ गई। ये तख्ता मैं यहीं रहने देता हूँ, हो सकता है तुम्हारा दोबारा इस तरफ आने का इरादा हो। वो इसके आगे आगे चलता हुआ मुसलसल बोल रहा था। हीरा का दिल चाह रहा था इसे इस गड्ढे में धक्का दे। वो इसके पीछे चल रही थी और चलते चलते वो दोबारा गिरी। इसने मुड़कर इसे देखा। बहुत खूब, कमाल का गिरती हो, फिर गिर कर दिखाओ ना। हाथ सीने पर बांधकर वो खड़ा हो गया। वह हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हुई। इसकी शक्ल बता रही थी बमुश्किल ज़ब्त कर रही है और सामने वाले की शक्ल बता रही थी वो इसके ज़ब्त से खूब महफूज हो रहा है। बहुत ज़हीन हो। वो इसे सर से लेकर नीचे तक देखकर बोला। बहुत अच्छी मैचिंग की है शूज़ की ड्रेस के साथ। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बर्फ़ पर चलने के लिए शूज़ को ऊपर से नहीं नीचे से देखा जाता है? तुम्हारे शूज़ फिसलने के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट इससे बेहतर शूज़ दुनिया में और हो ही नहीं सकते। वो कहकर आगे चलने लगा। इस बार वो ज़्यादा एहतियात से कदम जमा कर चलने लगी। इस वक्त वो अपने सबसे बेहतरीन सूट में मलबूस थी। सियाह डबल हाई नेक, गहरे नीले टॉप नुमा टी शर्ट, हम रंग घुटनों तक लॉन्ग कोट, सियाह स्कार्फ गिरा की सूरत गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। और जिन शूज़ पर इसने इतनी तनकीद की थी वो लॉन्ग शूज़ एमरजेंसी में रात को एक बड़े स्टोर से लाई थी। बर्फ़ानी इलाके विज़िट करने के लिए इसकी मनपसंद ड्रेसिंग थी। इसकी किस्मत ख़राब कि चलते चलते एक बार फिर फिसल गई। इसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा जैसे सालों बाद मौका मिला हो। बहुत खूब, बहुत बहुत ही खूब। गुस्से और खिफ़्फ़त से वहीं बैठी रही। इसने इसके सामने उठकर चलने की कोशिश ही तर्क कर दी और इसके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करने लगी। क्या अंदाज़ है भाई शहरी लोगों का। बुलंद बाक ख़ुद कलामी करते वाकई चला ही गया। एक बार मज़ीद गिरने के बाद वो भी अंदर आ ही गई। किचन में से इसके और जन्नत के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था।
इतने लंबे तड़ंगे इंसान के सामने इसकी इतनी बेइज्जती हो गई थी। कुछ ही देर में जन्नत इसके लिए चाय से भरा मग और 2 उबले अंडे ले आई। जन्नत की आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थी। हीरा बीबी, अपना मूड ख़राब मत कीजिए। मेहरान भाई ऐसे ही हैं, मैं भी गिर जाती तो ऐसे ही करते। रात भर डॉक्टर साहब के साथ काम भी करवाते रहें और बातें भी सुनाते रहें सबको। लड़कों का जो ग्रुप रात यहाँ रहा, उनके साथ तो उन्होंने हद ही कर दी। कह रहे थे कि इस ख़राब मौसम में अगर वो घर से ना निकलते तो इतने शानदार हादसे का शिकार कैसे होते। जन्नत काफ़ी देर तक बोलती रही, लेकिन इसने नहीं सुना। इसे शदीद गुस्सा था। बदतमीज़, जाहिल, हीरा गुस्से से बड़बड़ाई। जब वो जन्नत के साथ मिलकर घर साफ़ कर रही थी, तब तक कोई घर में मौजूद नहीं था। शायद ये मेहरान नामी बला कुछ देर पहले ही घर आई थी। कोई दवा है तो मुझे दो, मैं अपने हाथों पर लगा लूँ। हीरा ने दोनों हाथ जन्नत के सामने करके कहा। ओह, वो हाथों को देख कर रह गई। वो जन्नत के साथ कमरे में बैठी बातें करती रही। फिर जन्नत किचन में चली गई। नमल से फ़ोन पर बात करने के बाद वो भी किचन में ही आ गई। इसे धड़का ही लगा हुआ था कि वो फिर ना आ जाए। इस शख्स के सामने इसकी अजीब और गरीब दुर्गत बनी थी। जितना हो सका वो जन्नत के साथ काम करवाती रही। रात जो ख़वातीन आई थी, इन्हें जन्नत खाना और दवा दे चुकी थी। इनमें से एक को नमूनिया हो चुका था, एक वैसी बहुत बीमार हो गई थी, बार बार कह कर रही थी। बमुश्किल 7 बजे थे। काम करवा कर वो वापस कमरे में आ गई। 1-2 मैगज़ीन रखे थे, उठाकर पढ़ने लगी। अजीब से मैगज़ीन थे, न फैशन से मुतालिक न शोबिस से। बेड की साइड पर पेन रखा था। उठाकर वो अपना पसंदीदा काम करने लगी। वो अपने हाथ लगने वाले हर अखबार, मैगज़ीन, तस्वीर, किताब पर नाक, कान, मूछें, दाढ़ी, टोपी बड़ी ऐनक बना दिया करती थी। मैगज़ीन में मौजूद मॉडल्स को चार्ली की तरह लंबा कोट और लड़कों को सिंड्रेला फ्रॉक पहना दिया करती। बनाए गए किरदारों के नाम और उनसे मुतालिक जुमले भी लिखा करती थी। काफ़ी देर तक वो मैगज़ीन के साथ मसरूफ़ रही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपको बुरा ना लगे तो खाना उनके साथ खा लें। अच्छा, मैं आ रही हूँ। सलाम करके वो डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठ गई। बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, आतिशदान रोशन था, मटर पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। फैमिली कैसी है हीरा आपकी? चावलों की ट्रे उसके सामने करके वो पूछने लगे। वो सब ठीक है। हादसे वाली जगह तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से इस तरफ सफ़र ख़तरनाक हो सकता है, ख़ासकर न्यू मरी की तरफ। सुबह तक कोशिश करके मैं आपको भिजवा दूँगा, मगर आप यहाँ इत्मीनान से रहें। मेरी वाइफ सर्दियाँ शुरू होती इस्लामाबाद बेटी की तरफ चली जाती हैं। वो ज़्यादा ठंड पसंद नहीं करती। हम 4 लोग ही यहाँ होते हैं इस मौसम में। आपको यहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं। इसने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो कुछ आपने मेरे लिए किया। शुक्रगुज़ार होने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये मेरा फ़र्ज़ था। जन्नत ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेहरान बस ऐसा ही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमारी मेहमान हो। इट्स ओके। डॉक्टर साहब शर्मिंदा से इसे अच्छे नहीं लगे। मजाक करता है बस, वो संजीदा नहीं होता। वो सोच रही थी कि सुबह तो इसने यहाँ से चले ही जाना है, फिर क्यों ना वो मिस्टर मेहरान साहब का हिसाब बराबर करती ही जाए। आप इतने शफीक हैं और इनका रवैया बर्ताव। जानबूझकर खामोश हो गई। अधूरी बात ज़्यादा पुरअसर होती है। खाना खाते ही यकदम उनके हाथ रुक गए। इतनी बदतमीज़ी से वो मेरा मजाक उड़ाते रहे, बुलंदो बाग कह के लगाते रहे। घर आए बेबस मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? वो भूल गई थी कि वो घर आया मेहमान नहीं, घर लाई गई पनाह गज़ीन है। ठीक है हीरा, यही बात मैं भी इसे समझाता हूँ। इस गड्ढे से बाहर आने के लिए मुझे दस्ताने उतारने पड़े और ठंडी बर्फ़ ने मेरे हाथ सुन्न कर दिया और खून रिसने लगा। ओह, डॉक्टर साहब ने खाना छोड़कर इसके हाथों की तरफ देखा। मुझे दिखाओ। इसने हाथ सामने किए। जन्नत से दवा लेकर मैंने लगा ली थी, मगर दर्द, फिर बात अधूरी। बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से दाएं तरफ सीधी रॉ में किचन था और किचन टेबल पर खाना सामने रखे वो इसे नज़र आ गया। वो यकसोई से हीरा की तरफ देख रहा था। हीरा घबरा गई। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इट्स ओके। जल्दी जल्दी प्लेट साफ़ करके वो कमरे में आ गई। खाना भी इसने और खाना था, लेकिन क्या ज़रूरत थी इनसे ये सब कहने की? इनके बेटे की शिकायत। कुछ ही देर बाद जन्नत ट्रे लिए आ गई। हीरा बीबी, खाना खा लें। आपने ठीक तरह से नहीं खाया। नहीं, मैं खा चुकी हूँ, इसने मुरव्वतन कहा, वरना मटर पुलाव तो इसने भी शुरू ही किया था। मैं रख जाती हूँ, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। मेहरान भाई कह रहे थे भूखे पेट सोने से रात को बड़े बुरे ख्वाब आते हैं। हीरा बुरी तरह चौंकी। खाना मेहरान ने भिजवाया था। गुस्सा एक तरफ, खाना इसने पेट भर कर खाया। माज को फ़ोन किया, बारी बारी सबसे बात की। हीरा, माज भाई की उलझन भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें याद है मदीहा के चचा ने जो 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस रेस्ट हाउस के बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं याद। और क्यों याद रखती? हम सब ने भी यही कहा था, क्यों याद रखते?
मगर रात जब्बार अपने घर जाने का कह कर गया और अभी तक नहीं आया। हम सब घर के अंदर दुबके पड़े रहे। बर्फ़ हटाने के लिए हमें तो पूरे घर में कोई चीज़ नहीं मिली। मालूम नहीं जब्बार कब आएगा। तो वो घबरा गई। हम तो खुद यहाँ कैद हैं। ओह, बर्फ़बारी तो अभी भी हो रही है, वक्फे वक्फे से। रात तक तो मज़ीद ढेर बन जाएगा। आपने जाने ही क्यों दिया जब्बार को? कह रहा था गया और आया। मुझे क्या मालूम था कि गया और आया के दरमियान इतना लंबा वक्फा देगा। इसके आने में कुछ भी करके तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तुम डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाओ। वो तो शायद जा चुके हैं अस्पताल वापस। मैं सुबह बात करवा दूँगी। अच्छा तो नहीं लगता ना इस तरह किसी के घर रहना। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो गया। यकीन करो इस सब में मेरा ज़ाती कोई कसूर नहीं। फिर सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हीरा को हंसी आ गई। इसने मेहरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं बताई। ट्रे किचन में लाकर वो बर्तन धोने लगी। जन्नत सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। इसका दिल चाहा कि वो बर्फ़बारी में बाहर निकले और किसी खान के होटल से कहवा पिए। मास के साथ वो निकल भी जाती, मगर यहाँ से कैसे जाती? लाउंज में बनी कद्दे आदम खिड़कियों से वो बाहर देर तक देखती रही। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का मंजर इंतहाई दिल फरेब था। वो किचन की तरफ आने के लिए कमरे से बाहर निकली। कमरे के आगे राहदारी की तरफ जैसे ही मुड़ी, छनाके से फर्श पर कुछ गिरा। ये वही मग था जो आज दिन में मेहरान के हाथ में था। फर्श पर चाय टूटे मग समेत फैल गई। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चिल्लाया। हीरा मग के गिरने और इसके चिल्लाने पर सहम गई। सॉरी, बमुश्किल इतना ही कह सकी, जबकि इस सब में इसके कतन कोई गलती नहीं थी। सॉरी, इसने इसके लफ्ज़ जैसे चबाए। जीन्स जैकेट और गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे, सर पर पठानों वाली मखसूस टोपी लिए वो इसे और टूटे मग को देख रहा था। मैं भी बना देती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ अनजाने में। कैसे बनाओगी? वही चबाने वाला अंदाज़। मैं बना लेती हूँ चाय। वो समझी शायद वो समझता इसे चाय बनानी नहीं आती। मुझे आती है चाय बनानी। बनाओगी किससे? वही अंदाज़। पानी, दूध और दूध नहीं है। वो परेशान हो गई। इतनी ठंड में मैं घर से इतनी दूर गया। होटल वाले के पास सारा दूध ख़त्म हो चुका था। सिर्फ ये आधा मग दूध मुझे मिल सका। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट दर्द से फटा जा रहा था। रात की इस पहर में उठा और सोचा चाय ही पी लूँ। वो बाकायदा अदाकारी कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जबकि तुम यहाँ मौजूद हो। आम हालात होते तो हीरा तालियां बजाती और कहती बहुत अच्छा हुआ, मगर अब आई एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं, चाय चाहिए। आप कॉफ़ी पी लें। मैं कॉफ़ी नहीं पीता। खुश्क दूध है तो मैं इसकी। ड्राई मिल्क, मिल्क पैक, फ्रेश मिल्क, सब मिल्क ख़त्म हो गए आज। वो इसी फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो इसकी तरफ बेबसी से देखने लगी। इसकी किस्मत ख़राब जो वो इस वक्त कमरे से बाहर आई। तुम्हें अपने कमरे में चैन नहीं था? वो हीरा से ऐसे मुखातिब होता जैसे दोनों की बचपन से खूनी दुश्मनी चली आ रही हो। हीरा से 5 या 6 साल बड़ा होगा। मांस जैसा लंबा और वर्जिशी जिस्म, चंद दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी और निखरी हुई सांवली रंगत। वो खूबसूरत नहीं, बेहद पुरकशिश, सोबर और डिसेंट लगता था। वो इन लोगों में से था जिनकी बारूब शख्सियत की वजह से उनके सामने बोला ही नहीं जाता। मैंने सॉरी किया तो है, ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ रुंध गई। क्या करूँ मैं इस सॉरी का? अपने सर पे मार लें, इसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। बर्दाश्त की हद तक ख़त्म हो गई। इखलाक एक तरफ, ज़ब्त दूसरी तरफ, और उन्होंने मेरी मदद की है तीसरी तरफ रख कर वो बोली। अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, बदकिस्मती से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम इस इलाके और यहाँ के रहने वालों के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं कि कैसे शूज़ पहनकर बर्फ़ पर चला जाता है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि यहाँ मैं आपकी चाय से टकरा जाऊँगी। सारा दूध भी ख़त्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टकराने के बजाय मैं इस गड्ढे में गिरना पसंद करती और अपनी अकड़ी हुई लाश की सूरत घर वापस जाना पसंद करती। वो ज़मीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिल, गंवार, पागल। वो ज़ेरे लब 2-3 गालियाँ देकर कमरे में आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर इसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार इसने इनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। माज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा आप परेशान ना हो, वो हीरा से मुखातिब थे। आप इत्मीनान से रहो, रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हीरा ने जितना हो सकता था काम करवाया। एक बार बाहर जाने के बाद दोबारा बाहर नहीं गई। हीरा बीबी, सब्जियां काट देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो आलू छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा का मैं सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी आप सब्जियां बनाकर पका देंगी। लेकिन मेरी वापसी तक तो आप आधी सब्ज़ी भी नहीं बना सकेंगी। आप बाज़ार तक जा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है बाज़ार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है, कुछ दूरी दुकान है, वहाँ से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी से बाकी ज़रूरी चीज़ें भी बताने लगी। अपने शूज़ दे दो मुझे।
ہیرا نے جنت کے شوز پہن لیے۔ سڑک پر بہت ہی پھسلن تھی لیکن وہ آرام سے چل رہی تھی۔ جوتوں کا فرق اسے معلوم ہو گیا تھا۔ تیزی سے چلنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے بعد دکانیں نظر آئیں۔ یہ کچھ دور ہے، اس نے جنت سے تصور میں کہا تھا۔ اس نے سارا سامان لیا۔ واپس جاتے ہوئے اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ آتے ہوئے ڈھلان نہیں تھی، اب چڑھائی تھی، وہ بھی سامان کے ساتھ۔ 3 عدد وزنی شاپرز اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سامان سڑک پر ہی چھوڑ کر واپس دکان کی طرف آئی۔ ٹرالی ہے؟ اس سوال پر دکاندار اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ناچار وہ پھر واپس گئی اور شاپرز اٹھائے۔ آخر جنت بھی تو سودا لے کر جاتی ہے نا، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے ہمت سے کام لیا۔ وہ 10 منٹ چلتی، شاپرز نیچے رکھتی، سانس لیتی، پھر اٹھا کر چلنے لگتی۔ ہم شہری لوگ، خود ہی کہہ کر ہنسنے لگی۔ کیا سوچتی ہوگی جنت، مجھے کچھ آتا ہی نہیں؟ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ بولتی بھی چلی جا رہی تھی۔ ایک کار تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر رکی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب جنت کا یا پھر جنت کا شوہر ہوگا، لیکن وہاں مہران صاحب تھے۔ اس نے بیٹھے بیٹھی پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ہیرا نے جلدی جلدی سامان اندر رکھا اور دروازہ بند کر دیا اور اپنا اسکارف ٹھیک کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی زن سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ بدتمیز، ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ غصہ ترک کر کے اس نے آس پاس غور کیا۔ بہت دلکش سڑک تھی، دور دور سے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے تھے۔ وہ فرصت سے آرام آرام سے چلنے لگی، کبھی کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی۔ دن روشن نہیں تھا، دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ برف کے ایک ڈھیر کے پاس رک کر برفانی ریچھ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک بناتے رہنے کے بعد بھی جب برف نے ریچھ کی شکل اختیار نہیں کی تو وہ اسے ویسے ہی چھوڑ کر گھر کی طرف آ گئی۔ کچن پر نظر پڑتی شرمندہ سی ہو گئی۔ جنت جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی تھی اور مہران انہیں سینک رہا تھا۔ اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ اسے جلدی آنا چاہیے تھا تاکہ وہ جنت کے ساتھ کام کروا سکے۔ شرمندہ شرمندہ سی وہ کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جنت آ گئی۔ ہیرا بی بی آ جائیں، میں نے حال میں دسترخوان لگا دیا۔ شرمندہ سی وہ آ کر ان سب کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اگر جنت بغیر کسی غرض کے سب کی اتنی خدمت کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جنت کے مقابلے میں کس قدر چھوٹی ہے۔ جنت کے نہ کرنے کے باوجود اس نے سب کچھ سمیٹا، برتن دھوئے اور کچن صاف کیا۔ شام ہونے سے پہلے تینوں عورتیں اور مرد چلے گئے۔ شام کو وہ ڈرتے ڈرتے باہر گئی، پھر کمرے میں واپس آ کر FM سننے لگی۔ جنت کمرے میں آئی اور کمرے میں رکھے میگزینز اٹھا کر لے گئی۔ 10 منٹ بعد وہ انہیں لیے واپس آئی۔ ہیرا بی بی، یہ سب آپ نے کیا ہے؟ جنت نے 2-3 صفحے اس کے سامنے الٹ پلٹ کر پوچھا۔ وہ جواب کیا دیتی؟ اس کی شکل پر چھائی شرمندگی بتا رہی تھی کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ جنت میگزین واپس لے گئی۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک دے کر مہران آ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ یہ آرٹ کے نمونے آپ نے بنائے ہیں؟ ہیرا نے سوچا ہی نہیں تھا یہ گھر اس کا نہیں، اور نہ ہی وہ میگزین اس کے تھے، نہ ہی یہاں نمل تھی جو برداشت کر لیتی۔ وہ شرمندہ سی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سوال پر سوری کہے یا ہاں۔ اس میگزین کو غور سے دیکھیے، کبھی ایسا میگزین دیکھا ہے؟ یہ کوئی فلمی یا فیشن میگزین نہیں ہے۔ اس میگزین کو میرا ادارہ محدود تعداد میں شائع کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا اس شعبے سے تعلق ہے، یعنی کہ میرا، اور ان کو پڑھنے والے کسی نادر چیز کی طرح انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ انہیں آپ سنبھال کر رکھیے، آپ کی آرٹ کی نمائش کے لیے کام آئیں گے۔ اس نے میگزین بیڈ پر پھینکے اور چلا گیا۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا یہ اس گھر میں کی جانے والی اس کی باقاعدہ غلطی تھی۔ وہ حقیقتاً اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری غلطی ہے۔ مہران کے سامنے تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی تھی، جنت کے سامنے کہہ رہی تھی۔ جو ہونا تو ہو گیا ہیرا بی بی، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوں، تو میری طرف سے ان سے معذرت کر لو۔ میں کہہ دوں گی۔ وہ مسکرائی۔ سارا وقت وہ کمرے میں رہ کر اپنی غلطی پر کوڑتی رہی۔ رات گئے ہمت کر کے کمرے سے باہر آئی تاکہ جنت کے ساتھ جا کر خود سے مہران سے سوری کہہ آئے۔ لاؤنج میں روشن دان کے پاس ہی وہ کتاب لیے بیٹھا تھا۔ قریبی لیپ ٹاپ پہ انگلش میوزک بج رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ نہ لیا ہوتا تو واپس چلی جاتی۔ بھاڑ میں جائے سوری، کل اس نے واپس چلے ہی جانا تھا، پھر بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں میگزین کے لیے آپ کو سوری کہنے آئی ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ لیو اٹ۔ اس نے کوئی تاثر دیے بغیر کہا، یعنی غصہ ابھی بھی تھا۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا، اب آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اس لیے اٹس اوکے۔ اس کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ معذرت تو بندہ طریقے سے قبول کر لے۔ میں آپ کی نہیں، ڈاکٹر صاحب کی مہمان ہوں۔ انہوں نے مجھے پناہ دی، میری مدد کی، میرا خیال رکھا۔ آپ تو جب ملے خون خوار منہ پھاڑی ملیں۔ نہ لڑکی ہونے کا احساس ہوا، نہ ہی اکیلے اور مہمان ہونے کا خیال۔
इसने एक लंबी हूँ की, जैसे मज़े लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया जाता है। खूनखार, मुँह फाड़, बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं। बहुत मुतासिर किया इस बार भी आपने मुझे। आपकी बदतमीज़ी ने भी बहुत मुतासिर किया मुझे, वो दू बदू बोली। इस बदतमीज़ शख्स ने इस रात आपको अकेला देखकर अपने पापा को आपके पास भेजा था। इस गड्ढे में आप खुद गिरी, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया जो मेरी बहन ख़ास मेरे लिए मलेशिया से लाई थी। मैगज़ीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए, और बदतमीज़ भी मैं हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो मैं आपको बताती कि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। वो गुस्से से भड़क उठी थी। अब मेरे घर में आप इस बात को भूल जाएं। आप बताइए मुझे। मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ और आप बातें सुना रहे हैं मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर ये कि आप भाड़ में जाएं। जहाँ आप गिरी थी वहाँ, वो तमस्खुर से बोला। हीरा ने इसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा। वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ कहे बिना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही हैं? इसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, जंगली संग की गंवार। वो बहुत देर तक बुड़बुड़ाती रही। सुबह होते ही मास का फ़ोन आ गया। वो इसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात को आए ही नहीं। इसके बैग में मॉल से ख़रीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। इसने बेहद शुक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बसद इसरार भी वो नहीं ले रही थी। इसके शौहर अकबर के साथ इसे मॉल तक जाना था, वहीं से माज ने इसे लेना था। जन्नत से अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करके वो वहीं से मास के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। इसके आते ही फ़ौरन वापसी के लिए निकल पड़े। इसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी अपनी खुशखबरियों में मगन हो गए। वो सब मास को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हीरा के बिछड़ जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा, जो इतने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने इस वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दिफा किया। यार, बर्फ़ ही नहीं देख पाते तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। आप शहरी लोग बर्फ़ देखने के लिए तो पागल हो जाते हैं। काफ़ी देर से खामोश हीरा एकदम बोली। हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला। हाँ, हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा इसी के लिए होता है ना। सारा साल हवा और धूप पर गुजारा करते हैं, थक जाते हैं भाई हम शहरी लोग। मास को बात बात पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं मास भाई, मदीहा बोली। संजीदगी से सोच रहा हूँ। हीरा सबसे ज़्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश इन सब में था, जाते हुए वो उदासी में बदल गया था। और ये उदासी सबसे ज़्यादा हीरा महसूस कर रही थी। वह हर गुजरती सड़क, दरख्त, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। इसे नहीं मालूम था कि वापसी पर वो इतनी उदास हो जाएगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई। नमल ने कॉलेज में सबको मज़े ले लेकर अपने टूर के बारे में बताया। हीरा किसी को कुछ भी नहीं सुना सकी। वो 3 बहन भाई थे, बड़ी नमल, हीरा और फिर जरार। इनके पापा इतने सख्त थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से गर्मियों की छुट्टियों में भी इन्हें कहीं जाने नहीं देते थे। माज कराची से आया तो वो इसे इनकार नहीं कर सके। वैसे भी माज उनके कज़न का बेटा था, वो इसे पसंद भी करते थे और एतबार भी। माज का प्रोग्राम सुनकर जरार ने इतना शोर डाला कि इन्हें तीनों को इजाज़त देना ही पड़ी। नमल 3rd ईयर के स्टूडेंट थे और हीरा B.Com की। सर्दियां गुजरीं, गर्मियां आ गईं और फिर गर्मियां भी गुजर गईं। हीरा की उदासी बढ़ते बढ़ते मुसलसल खामोशी की सूरत अख्तियार कर गई। शुरू में सबने नोट किया, फिर वो इसकी खामोशी के आदी हो गए। म्यूज़िक को सुनते सुनते इसके कानों के बोलों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। गाने के बोल वो दोहराती रहती। हैरत अंगेज़ तौर पर इसने एक बार आबदा परवीन को सुना और वो सुनती ही चली गई। माँ से शादी करोगी? नमल ने अचानक धमाका किया था। हीरा को जैसे करंट लगा। तुमने क्यों पूछा? पापा और मामा की ख्वाहिश है कि हम दोनों में से किसी एक का मास के साथ रिश्ता पक्का हो जाए। सोचा तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी ही पूछ लूँ। ना, इसने फ़ौरन कहा। और तुम? जाहिर है हाँ। नमल दिल खोल कर हंसी। मास की भी यही मर्ज़ी है। तुम्हें वैसे ही तंग कर रही थी। वैसे तुमने मास के लिए ना क्यों कहा? कोई ख़राबी है इसमें जो तुमने ना कहा? नहीं। इतना कहकर वह ऐसे खामोश हो गई जैसे फिर नहीं बोलेगी। इसकी नज़रें छोटे से सफ़ेद बेर पर टिकी थी। जब वो अकबर के साथ डॉक्टर खावर के घर से वापस आ रही थी तो वापसी पर इसकी नज़र सड़क के किनारे इस बर्फ़ानी रीछ पर पड़ी थी, जो वो बनाने की कोशिश करती रही थी लेकिन बना नहीं सकी थी। वो बर्फ़ का रीछ खूबसूरती से तैयार खड़ा था। इसके एक हाथ में बर्फ़ ही से बना सफ़ेद मग था जो वो मुंह के करीब लेकर जा रहा था। वो समझ गई कि किसने बनाया होगा। इस वक्त इसने इसे गुस्से से देखा, लेकिन अब वो इसे बुरी तरह याद आ रहा था। बाहर का मौसम था और वो सुर्ख सेबों का ताज़ा जूस निकाल रहा था।
काली मिर्च दो जन्नत, इसने करीब ही काम करती जन्नत से कहा। ओह, वो तो कल ही ख़त्म हो गई थी, याद ही नहीं रहा मंगवाना। तुम किसी काम की नहीं हो जन्नत। मेहरान पिछले 1.5 साल से इसे वक्फे वक्फे से ज़रूर कह देता था। करीबी किचन टेबल पर आयान बैठा था। वो कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से अपने सेमेस्टर से फारिग होकर आया था। वो मेहरान से छोटा था, सबसे बड़ी सारा थी। आयान अकाउंट्स का स्टूडेंट था। मेहरान डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था। 3 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही था। हैरत है जन्नत, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। आयान ने मज़ा लिया। 2 गिलास अपने लिए भर कर और एक जन्नत के लिए वहीं छोड़कर वो किचन के दरवाजे से पीछे लॉन में आ गया। तो वो मोहतरमा यहाँ गिरी थी। आयान ने गड्ढे की तरफ इशारा किया। मेहरान ना चाहते भी मुस्कुराने लगा। अकबर ने पानी के पाइप के लिए खुदाई की थी। मौसम बदला तो इसने काम दरमियान में ही रोक दिया। पानी का मसला हल हो गया तो एक गड्ढा ऐसे ही रह गया। अगर अकबर काम मुकम्मल कर लेता तो वो यहाँ ना गिरती। अगर ये ना होता तो भी वो कहीं ना कहीं जगह तलाश करके गिर ही जाती। इतना शौक़ था गिरने का। मत पूछो कि कैसे गिरती थी। जो ब्लैक लॉन्ग शूज़ इसने पहन रखे थे, वही शूज़ जो मॉडल्स रैंप पर पहनकर वॉक करती हैं और टिक टिक करती मज़े से चलती जाती हैं। बस इसे गलत फहमी थी कि वो भी इन्हें पहनकर बर्फ़ पे वैसे ही चल सकती है। आयान के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। जब मैं यहाँ इसे अपनी खिड़की से देख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह गिरेगी। जब वो गिरी तो हंस हंस कर मेरा बुरा हाल हो गया। जब इसके सर पर जाकर खड़ा हुआ तो इसकी शक्ल देखने वाली थी। बहुत खूबसूरत थी वो। नहीं, खूबसूरत तो नहीं मगर क्यूट बहुत थी। गुस्सा करती तो छोटी सी मानो बिल्ली लगती थी। इस मानो बिल्ली से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते। कैसे कर लेता। एक के बाद एक वाक़या होता चला गया। वो चली गई। मैं काम से सुबह इस्लामाबाद चला गया था। वापस आया तो वो जा चुकी थी। वैसे जन्नत बाज़ार में मिलने वालों से भी अच्छी सलाम दुआ रखती है। शहर और घर का अता पता रखती है। एक फ़ोन नंबर नहीं ले सकी इससे। अफसोस जन्नत की कारकर्दगी पर। आयान मज़े ले रहा था। कह रही थी कि इतना काम था इन दिनों कोई होश ही नहीं रहा। बस इतना मालूम है कि वो लाहौर से आई थी। इसे मालूम है ना कि तुम यहाँ रहते हो। हाँ, 1.5 साल हो गया। इसे तो मालूम है हमारे घर का। मेहरान ने आह भरी। फिर भी ये कि वो तुम जैसे बदतमीज़ से मिलने क्यों आए। वैसे मेहरान, इसे पसंद करते हो या मोहब्बत? मोहब्बत का तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन से वो गई है उसी दिन से वो मुझे याद आने लगी है। कोई वजह भी नहीं। और फिर भी फेसबुक पर ढूंढा। हीरा खान, हीरा सुल्तान, हीरा जमान और न जाने कितनी हीरा को सर्च कर चुका हूँ, मगर वो हीरा नहीं मिली। वो तुम्हें नापसंद करती होगी बहुत। हो सकता है दोबारा आई हो यहाँ घूमने फिरने, मगर यहाँ ना आई हो। जाहिर है अगर वो यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह कुछ ये हो सकता है कि वो अंगेज हो सकती है। हो सकता है इसकी शादी हो चुकी हो या वो किसी को पसंद करती हो। और ये भी कि इसे याद भी ना हो वो कभी यहाँ आई भी थी। और ये कि तुम हो कौन? तुमने इन इम्कानात पर गौर किया? नहीं, मेहरान ने जल कर कहा। मैंने सिर्फ एक इम्कान पर गौर किया कि वो यहाँ आती है और कहती है मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आई हूँ। फ़र्ज़ करो ऐसे हो जाता है तो बस आगे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। चलो अब ये फ़र्ज़ करो कि ऐसा कुछ नहीं होता तो? मेहरान ने इस बार सिर्फ इसे घूर कर ही देखा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम इससे पूछ कर आए हो? वाक़यात और तारीख़ गवाह है, लड़कियां इन लड़कों को पसंद करती हैं जो उनसे तमीज़ से बात करें। उन्हें नहीं जो इन्हें खरी खरी सुनाए। वैसे अंकल शिराज की बेटी का क्या करना है? बहुत खूबसूरत है सोफ़िया। यार सारा मामा पापा सब ने तंग कर रखा है। चाहते हैं रातों रात दूल्हा बनकर उसके घर पहुंच जाऊं। मेरी मानो तो सोफ़िया के लिए हाँ कह दो। हीरा नहीं आएगी। 1.5 साल कम तो नहीं होता। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन उदासी ख़त्म ही नहीं होती है सोच करके वो चली गई और अब आ नहीं रही। चलते हैं फिर आज ही अंकल शिराज के घर। अयान ने इसे बहलाया। कुछ दिन लगेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे वो मैगज़ीन्स मुझे भी दिखाएं, कहाँ हैं? ना चाहते हुए मेहरान मुस्कुराने लगा। वैसे अच्छा होता कि तुम लाहौर जाकर गली गली से तलाश करते। लाहौर बहुत बड़ा है, मेहरान ने कहा। वहाँ गलियाँ भी बहुत होंगी। हो सकता है किसी और शहर शिफ्ट हो चुकी हो। तुम कितनी बकवास करते हो सकता है वो मुल्क से बाहर चली गई हो। अयान खामोश नहीं हो सकता था। हो सकता है वो यहाँ आने की तैयारी कर रही हो। मेहरान ने मुंह लटका कर कहा। यह आखिर वाला हो सकता होता नज़र नहीं आ रहा। अब छोड़ दो मेहरान, बस बहुत हो क्या। नमल और मास की बात पक्की कर दी गई थी। हीरा फ़ोन करके कई बार मास को मरी चलने के लिए कहा, मगर वो नहीं जा रहा था। वो डर गया था, ख़ासकर इस लड़की के साथ जाना नहीं चाहता था। इस बार वो लाहौर आया तो इसके सर हो गई। सिर्फ माज ही था जो इसे ले जा सकता था। पापा तो खैर कभी ना जाते और ना ही जर्रार, और ना कोई समझता था कि इसकी फीलिंग्स कितनी ख़ास हैं। ना अब नहीं कभी हीरा, मैं बहुत डर गया हूँ। आपको तो बहुत पसंद है वो इलाका।
बेहद पसंद है, लेकिन किसी लड़की को लेकर तो मैं नहीं जाऊंगा, नमल के साथ भी नहीं। नहीं, मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ। हादसात तो होते ही हैं, हम सब ठीक ठाक वापस तो आ गए ना। एक बार आ गए, न जाने अगली बार क्या हो। आप इतना डर गए? अब सर्दियाँ भी नहीं हैं, सब जाते हैं वहाँ। वो रो देने को थी। मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मसला पैसे नहीं है। प्लीज़ मेरे लिए, खुदा के लिए कोई तो चले मेरे साथ। वो सचमुच रोने लगी। माज ने चौंक कर इसे देखा। हीरा क्या हुआ? बेहद परेशान हो गया। मैं भूल आई हूँ कुछ वहाँ, मुझे जाकर वो ला दें। क्या भूल आई हो? वो कैसे समझता? हीरा ने सिर्फ गीली आंखों से माज को देखा। मैंने इतना इंतज़ार किया कि कोई तो मुझे वहाँ ले जाए, मगर माज गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर खावर के घर जाना है। हीरा ने सिर्फ सर हिलाया। अंदर लाख वसवसे थे, मगर किसी को तो बताना ही था। हम इनके घर जाकर कहेंगे क्या हीरा? वो परेशान हो गया। बहुत अजीब सा लगेगा। हम कहेंगे हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। हीरा ने जोश से कहा, उनसे मिलने आए हैं, बाकी वक्त बता देगा कि हमारा जाना ठीक था या नहीं। नाचार माज ने फिर से वही गैंग इकट्ठा किया, किसी को भी खबर दिए बगैर। इन सबको होटल में छोड़कर हीरा को लिए वो चल पड़ा। गाड़ी में बैठी हीरा वसवसों का शिकार थी। सिर्फ आयान था जो यकसोई से टीवी देख रहा था। मामा ने इस्लामाबाद से सारा को बुलवा लिया था। पापा, मामा और सारा काफ़ी देर से उसकी और सोफिया की मुतवक्के मंगनी को डिस्कस कर रहे थे। मेहरान लैपटॉप खोले बेमकसद फजूल से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। इसे रह रह कर सोफिया पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी अंकल शिराज की कंवारी बेटी होने की? ना वो होती, ना इस पर इतना दबाव डाला जाता। वो आराम से इंतज़ार करता रहता। बुरे बुरे मुंह बना रहा था। पापा, आप अंकल से कह दें हम कल आएंगे इनके घर। सारा ने शायद सब मामलात निपटा लिए थे। आयान ने इसे आंख मारी। ठीक है। पापा ने फ़ोन हाथ में पकड़ा। बेटा फुरकान का इंतज़ार कर लेते हैं। मामा ने सारा के शौहर का नाम लिया। मामा, वो एक हफ़्ते तक नहीं आ सकते। क्या ज़रूरत है इनका इंतज़ार करने की? मेरा ख्याल है उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए, मेहरान ने ज़ोर देकर कहा। डॉक्टर खावर फ़ोन हाथ में लिए बारी बारी दोनों की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा सारा, मैं क्या करूं? पापा, आप कर दें इन्हें फ़ोन। डोरबेल की आवाज़ सिर्फ आयान ने ही सुनी। नाचार इसे उठना पड़ा, लेकिन जन्नत पहली दरवाज़ा खोल चुकी थी। हमें डॉक्टर खावर से मिलना है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मेरी बहन को अपने घर में रखा था जब। लाउंज में बैठे मेहरान ने लैपटॉप एक तरफ फेंका और लपक कर दरवाजे तक आया। आयान इन्हें अंदर ला रहा था। मेहरान वहीं खड़ा हो गया और मांस के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करती ही रहा। सफ़ेद कुर्ता और चूड़ीदार पाजामे में वो पहले से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लाउंज में बैठे सब उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर खावर हीरा को पहचान कर फ़ौरन उठे। फ़ोन अभी उनके हाथ में ही था। जब वो बारी बारी सबको सलाम कर रही थी तो इस तक आकर रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। पहली बार वो दोनों जान गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन चुके हैं। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हाफ़िज़।